Good morning, everyone. My name is Megha Dayani and I am your science teacher. Today, we are going to learn and revise the question answers that are given in your practice sheet. In your practice sheet, there are many objectives also given, but that you have to do it by yourself. If you have any doubt, you can ask me. Okay, I will make you revise and understand all the question answers. Okay, but before doing that, let us follow the routine. Join your hands, close your eyes, and pray for a while. Okay, come back. First, we will do the question answers of question F, that are answers to be given in one or two lines. The first question in that is, explain why can't animals make their own food by using carbon dioxide, water, soil and sunlight. If they can't make their food, how do they get the energy to survive? जो भी एनिमल्स हैं वो अपना खाना तो खुद नहीं बना सकते प्लांट्स के जैसे, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये सारी चीज़ें यूज़ करके, तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं? द आंसर दैट यू वुड बी नोइंग इज़, वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करेंगे, यस, एनर्जी के लिए। और वो खाना क्यों नहीं बना सकते? तो दैट इज़ उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो सोलर एनर्जी या तो सनलाइट को ट्रैप कर सकें। So they depend directly or indirectly on the plants for their food to get the energy. Second, how were symbiotic plants better than parasitic plants? Symbiotic plants जो होते हैं वो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए चीज़ें शेयर करते हैं, पर पैरासिटिक प्लांट जो है वो होस्ट प्लांट के ऊपर रह के उसका न्यूट्रिशन उससे ले लेता है. सो parasitic plant will harm the host plant and symbiotic plants will benefit each other. Third, why do few plants eat insects beside being photosynthesis in the nature? We have to give the example also. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से सब खाना बना सकते हैं प्लांट्स, फिर भी अभी ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं बना सकते हैं, और वो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल जो होता है ना, मतलब ऐसी सॉइल जिसमें नाइट्रोजन कम होता है, वहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो होते हैं, इसीलिए वो लोग इंसेक्ट्स खाते हैं. उसके एग्जाम्पल हैं पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप. नेक्स्ट कम्स, you have to define pupa. So pupa is actually something that is present in the cocoon and will come out of the cocoon and change itself into a moth or a silkworm. ठीक है, कुकून के अंदर जो होता है वो पुपा होता है, उसके बाहर वो आएगा, फिर क्या होगा, वापस सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगी. जो फीमेल अडल्ट होता है वो एग्स को ले करेगी और ये साइकिल कंटिन्यूअसली रिपीट होती जाएगी. Next comes, you have to name or give the animals examples that gives us wool. There are many animals that give us wool. Sheep, goat, camel, yak, rabbit. Yes? Next comes definition. 6th and 7th both are definition. 6th में reeling define करना है, 7th में sericulture. रीलिंग क्या होता है? रीलिंग जो प्रोसेस है वो सिल्क वॉर्म पे होता है. ठीक है, कुकुन के आजू बाजू में जो पूरा फिलामेंट होता है ना, जिसको हम फिलेचर भी बोलते हैं, रीलिंग को, उसका दूसरा नाम है फिलेचर रीलिंग का. तो कुकुन के आसपास में जो फिलामेंट्स होते हैं, तो वो फिलामेंट्स बाहर लेने के लिए या तो उसमें से निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको रीलिंग बोलते हैं. सो द फिलामेंट्स आर देन टेकन आउट फ्रॉम द कुकुन बाय द प्रोसेस कॉल्ड रीलिंग और फिलेचर. एंड सेरिकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है ना सिल्क का, और जो सिल्क वॉर्म वहाँ पे रेस किए जाते हैं, मतलब उनको बड़ा किया जाता है, रियर किया जाता है. सो द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क एंड द रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर द पर्पस, दिस पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू मेंशन सम ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सिल्क. देयर आर मेनी क्वालिटीज़. एक पेंसिल साथ में रखना और मीनिंग्स जो मैं बताऊँ वो लिखते जाना, अदरवाइज यू विल फॉरगेट अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. ओके, क्विकली टेक द पेंसिल एंड पेपर एंड राइट इट डाउन. सब नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास PDF आएगा ही, एट दैट टाइम यू कैन डू, बट यू कैन राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. पहला है, सिल्क इज़ सॉफ्ट, स्मूथ एंड लस्ट्रस. ये उसकी क्वालिटी है, वो सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और लस्ट्रस होता है.
नेक्स्ट कम सिल्क फाइबर हैज़ गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिल्क फाइबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या, वो क्या होता है, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। फर्स्ट राइट इट, देन आई विल एक्सप्लेन इट। मैक्सिमम स्ट्रेस दैट a material can withstand while being stretched or pulled before breaking. I'll repeat, maximum stress that a material can withstand while being stretched or pulled before breaking. तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, वो फाइबर की एक स्ट्रेंथ है जो उसमें क्या होता है, आप जितना भी स्ट्रेस दो, सपोज मैं वो सिल्क के थ्रेड को या तो फाइबर या किसी भी धागे को मैं खींचती हूँ, तो मैं खींचूँ तो वो टूटे नहीं, तब तक वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा, वो इतना ताकतवर होगा। तो जितना स्ट्रेस यानी कि जितनी हम उस पर ताकत लगाते हैं उसको तोड़ने के लिए, तो तोड़ने के लिए हम उसको ऑब्वियसली स्ट्रेच करेंगे। तो जितना मैं उसको स्ट्रेच कर रही हूँ उतना मैं उसको स्ट्रेस दे रही हूँ। तो टूटने से पहले जितनी भी ताकत उसने दिखाई कि वो ना टूटे, उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वालिटी इज सिल्क एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर रेडिली, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट वन इज सिल्क इज एन इलास्टिक फाइबर, सिल्क इज अ प्रोटीन फाइबर। इलास्टिक फाइबर और प्रोटीन फाइबर क्या होता है, सिल्क का जो फाइबर होता है ना वो प्रोटीन से बना होता है। कौन से प्रोटीन से, तो इलास्टिन प्रोटीन से। तो आप उसको खींचोगे ना लेंथ में, तो वो थोड़ी देर के बाद वापस श्रिंक होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस ले सकता है, उसको बोलेंगे इलास्टिक फाइबर। जैसे हमारे नॉर्मल इलास्टिक होते हैं, उनको खींचो तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे, उनको छोड़ दो तो वो वापस कंप्रेस होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीज़न द मेटल नॉब फील्स कोल्डर देन द वुडन नॉब एट द सेम टेम्परेचर। अभी मेटल नॉब और वुडन नॉब है ना, उसमें हम देखने जाए ना तो मेटल नॉब जो है ना वो गुड कंडक्टर होता है हीट का। तो अगर आप सेम टेम्परेचर पे उसको रखोगे तो क्या करेगा, मेटल जो है वो इजीली हीट को कंडक्ट कर देगा, मतलब वो जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा, है ना। सो दैट इज़ वाई वी कैन फील दैट मेटल नॉब इज़ कोल्डर देन द वुडन नॉब. So the reason that you can give here is metal knob is good conductor of heat. Next question, 10th one. Give reason the appearance of fuel tank is usually shiny and smooth. क्यों? क्योंकि फ्यूल टैंक जो होता है वो मेटल से बना होता है और मेटल की तो प्रॉपर्टी है वो शाइन करता है और वो स्मूथ होता है, इसके लिए। 11th क्वेश्चन, you have to give the reason why a hot air balloon rises up in the sky. क्योंकि डेंसिटी जो होती है ना एयर की हॉट एयर बलून के अंदर वो बहुत डिफ़र करती है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी हॉट एयर बलून राइजेस अप इन द स्काई। कोई भी चीज़ जो पानी पे तैरती है, हवा में ऊपर जाती है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ओनली। जो भी हल्का होता है वो ऊपर चला जाएगा, जो भी गर्म होता है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, student tested new liquid to decide whether it is suitable for use as a liquid in a glass thermometer. ग्लास का एक थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर की बात नहीं हो रही है, उसके अंदर एक लिक्विड उसको टेस्ट करना है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो उसने वो लिक्विड जब उसमें डाला तो उसने जब चेक भी किया तब उसको ऐसा पता चला कि वो यूनिफॉर्मली एक्सपांड नहीं हो रहा है। तो क्या वो टेम्परेचर की स्केल पे इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? Yes, obviously करेगा। Why? Because it will not give us the accurate reading because it is not expanding uniformly. Next question. We have to give the two basic substances that we use in our daily life. तो बेकिंग सोडा है, डिटर्जेंट है, सोप है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी दो लिखो, it is perfectly fine. Okay? Next. 3 questions, 14, 15 and 16. You have to give 3 examples of the acid, base and salt. Okay. In 14 you have to give 3 acid which are used in laboratory. You have to write the formula also for that. First one, hydrochloric acid, HCl, nitric acid, HNO3, sulfuric acid, H2SO4. ये सारे नाम हैं और फॉर्मूलाज है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सेम वे बेस के 3 नाम दिए हैं उसके फॉर्मूला के साथ।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड 3 सॉल्ट के नाम है सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। आई हैव जस्ट प्रोनाउंस्ड इट, ये नाम ही है, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, उसके फॉर्मूलाज भी याद रखने पड़ेंगे। यू कैन फाइंड दैट once the PDF reads to you. Okay. Next, 17th question. Where can you find formic acid, ascorbic acid and calcium hydroxide? ये 3 चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी? तो फॉर्मिक एसिड जो है ना वो एंट के स्टिंग में मिलेगा। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो आंवला में होता है और सिट्रस फ्रूट्स में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो लाइम वाटर में फाउंड होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज, एक्सप्लेन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को केमिकल चेंज क्यों बताया गया है उसको एक्सप्लेन करना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है एसिड और बेस के बीच में तो टोटली न्यू सब्सटेंस बन जाता है ना, सॉल्ट और वाटर। सो ऑब्वियसली नए सब्सटेंस बन गए अपनी पुरानी प्रॉपर्टी छोड़ के, तो उसको केमिकल चेंज ही बोलेंगे हम। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी सेम चीज़ ही होती है। उसमें लाइट एनर्जी मतलब कि जो सोलर एनर्जी, सनलाइट जो ट्रैप कर रहे हैं लीव्स, सनलाइट, वो चेंज हो जाता है केमिकल एनर्जी में, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज क्रिस्टलाइजेशन कंसिडर्ड अ मच बेटर टेक्निक देन इवोपोरेशन टू सेपरेट अ सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन और इवोपोरेशन ये दोनों मेथड या तो दोनों टेक्निक ऐसी है जिसमें हम जो भी सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो चुका था उसको सेपरेट करते हैं, जो डिसॉल्व हो चुका था। ओके, अभी जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ना उसमें से आपको जो सॉलिड मिलेगा ना मिक्सचर में से वो एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगा। इवापोरेशन में प्योर फॉर्म में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही मिलता है। सो वी कैन से दैट क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर। व्हाई? बिकॉज वी गेट प्योर सब्सटेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, why is sulfuric acid added to the solution to obtain the pure crystals or the crystals of the copper sulfate? ये क्वेश्चन जो है ना वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में से है। उसमें आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में आप याद करो, आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे थे जब वो प्रोसेस हो रहा था। तो क्यों ऐड करते हैं? अगर आप वो ऐड नहीं करोगे ना तो वाटर रिमूव नहीं होगा और आपको जो कॉपर सल्फेट मिलता था ना वो एनहाइड्रस फॉर्म में नहीं मिलेगा। एनहाइड्रस मतलब होता है क्रिस्टल के कंपाउंड जिसमें पानी नहीं होता। ओके, एनहाइड्रस का भी मीनिंग आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्रिस्टल कंपाउंड्स कंटेनिंग नो वाटर। सो वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड टू प्रोड्यूस कॉपर सल्फेट इन एन एनहाइड्रस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहे हैं कि जब आप एसिटिक एसिड ऐड करते हो सोडियम बाइकार्बोनेट में तो बबल्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? अभी जब भी एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स होते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। अभी जब भी गैस प्रोड्यूस होगा तो वो बबल्स के फॉर्म में ही आएगा। सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओनली अपीयर्स टू अस एज द बबल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह के वेदर को हम कौन से एलिमेंट्स के बेसिस के ऊपर बता सकते हैं? देयर आर 3, टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। इन 3 चीज़ों को यूज़ करके या तो इन 3 चीज़ों को जानने के बाद हम किसी भी प्लेस के वेदर को बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है पूरे दिन में? तो मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब सबसे ज़्यादा हीट कब होती है? आफ्टरनून में। सो मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में होगा और मिनिमम अर्ली मॉर्निंग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इज इट सो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे ज़्यादा पॉपुलेशन एनिमल्स की क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअस वार्मथ और रेन होता है और यहाँ पे वाइड वेराइटी प्लांट्स और एनिमल्स की पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे वार्मथ और रेन होता है। टेम्परेट क्लाइमेट किसको बोलते हैं? दैट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो क्लाइमेट
जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी है समर में, ना तो ज़्यादा ठंडी होती है विंटर में, ऐसे क्लाइमेट को बोलेंगे टेम्परेट क्लाइमेट। 27th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को डिफाइन करना है। Adaptation in animals means the way an animal's body modifies or adapts to a particular climate or region for its survival. सर्वाइव करने के लिए जब एनिमल की बॉडी या तो एनिमल्स अपनी बॉडी में कोई भी अडेप्शन लाएंगे, मॉडिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने के लिए। अगर हम हमारी बात करें तो विंटर्स में हम कैसे स्वेटर पहन लेते हैं, सो दैट इज़ वन अडेप्टेशन। तो वैसे ही एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट, what are villi, what is their location, sorry where is their location? विली कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? इनर वॉल में। वहाँ पे 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती हैं, उसको विली बोलते हैं, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ऑब्वियसली उसकी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल क्या है? बाइल जूस है ना। कहाँ प्रोड्यूस होता था वो? लिवर में। कहाँ स्टोर किया जाता है? तो गोल ब्लेडर में। अभी उसी में एक और क्वेश्चन ऐड है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट डाइजेस्ट। तो बाइल जो होता है ना वो फूड में से फैट को डाइजेस्ट करता है। यहाँ तक आई गेस सबको सब समझ में आ गया होगा। एवरीवन वुड बी क्लियर, इफ नॉट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you have to name the carbohydrates that can be digested by ruminants but not by the human beings. ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट डाइजेस्ट कर सकते हैं पर ह्यूमन बींग्स नहीं? तो वो है सेल्यूलोस। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोस जो है ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एंजाइम्स या तो बैक्टीरिया ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, ह्यूमन बींग्स में नहीं प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज में से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ तो वो है नहीं, ऑलरेडी सिंपल है। तो अभी सिंपल चीज़ बन चुकी है वो, सो वी विल बी एबल टू गेट द इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि हम उसको और ईजीली ब्रेक कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अमीबा इंजेस्ट द फूड। अमीबा फूड कैसे इंजेस्ट करता है? तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स, अमीबा इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग एन आर्म और अ कप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्यूडोपोडिया फ्रॉम इट्स बॉडी। क्या करेगा वो? कप लाइक स्ट्रक्चर या तो आर्म्स, जो हम उसके फॉल्स हाथ बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करेगा, फॉर्म करेगा, जिसको बोलेंगे स्यूडोपोडिया, और उसके हेल्प से वो अपनी बॉडी के अंदर फूड को इंजेस्ट कर देगा। योर लास्ट क्वेश्चन इज रूमिनेशन। रूमिनेशन किसको बोला जाता है? तो जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं ना, जिसको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, तो वो जिस प्रोसेस से अपना खाना या तो अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। सो द प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स एंड द प्रोसेस बाय विच दे टेक देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड रूमिनेशन। In this session, this much is enough. In the next session, I'll teach you the question answers which are to be answered in 3 to 4 lines. That is question G. We will do in the next session. That's it for today. Thank you so much. Please learn well for the exam. Stay happy, stay healthy.